नमस्कार मित्रों। जब हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है अपने पत्नी और अपने बच्चों के भविष्य को एक आर्थिक सुरक्षा देना। लेकिन ये पूरी तरह से अपने स्पाउस और अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से एक प्रोटेक्शन हम तभी दे पाएंगे जब हम कोई जीवन बीमा पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत लेंगे। मैरिड वीमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत ली गई पॉलिसी में ही आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को एक सुरक्षा एक आर्थिक रूप से उनके भविष्य को एक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं मित्रों। तो किस तरह से MWP एक्ट के अंतर्गत ली गई पॉलिसी आपको आपके क्रेडिटर्स से, जिससे आपने लोन लिया हुआ है, या फिर अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट आपके साथ आपके परिवार में चल रहा है, तो किस तरह से आपके जो लेनदार हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं उस पैसे को किसी भी स्थिति में टच नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि कोर्ट भी उस पैसे को अटैच नहीं कर सकता है। यदि आप पर कुछ ज्यादा बैंक का लोन है तो कभी आपका अकाउंट सीज हो सकता है या सारी प्रॉपर्टी का जब्ती कुर्की हो सकता है। लेकिन यदि आपने MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी ली है तो कोई भी क्रेडिटर्स, कोई भी बैंक जहां से आपने लोन लिया हुआ है, या कोई भी कोर्ट या कोई रिलेटिव उस प्रॉपर्टी पर आपका क्लेम नहीं कर सकता है। इस जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रोसीड्स मिला है, चाहे वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हो या फिर मृत्यु दावा के पैसे हो, उस पर कोई भी क्रेडिटर्स, कोई भी रिलेटिव्स, कोई कोर्ट उसे अटैच नहीं कर सकता है। यहां तक कि यदि आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी है, बहुत ज्यादा टैक्स की लायबिलिटी है, फिर भी इस पैसे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी टच नहीं कर सकता है मित्रों। तो अगर हम MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी से मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट या मृत्यु दावा का जो क्लेम अमाउंट होता है वो हमारे पत्नी और हमारे बच्चे के लिए ही इस्तेमाल होगा। चाहे हम जीवित हो या हमारे बाद भी वो पैसा हमारे पत्नी और बच्चे के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी क्रेडिटर्स, कोई भी रिलेटिव्स उस पैसे पर क्लेम नहीं कर सकता है। कोर्ट भी उस पैसे को अटैच नहीं कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अगर टैक्स की लायबिलिटी, हमारे ऊपर कुछ बकाया टैक्स है, तो वो भी इस पैसे को अटैच नहीं कर सकती है। बाकी जो और आपकी प्रॉपर्टी है उसका जब्ती कुर्की हो सकता है। लेकिन MWP एक्ट के अंतर्गत ली गई जीवन बीमा पॉलिसी का कोर्ट या किसी तरह का कोई आपके जो जिससे आपने लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर्स आपके लेनदार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट आपके यहाँ चल रहा है तो इस पैसे को पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी और बच्चों के लिए होगा। तो ये MWP एक्ट, मैरिड वीमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, किस तरह से काम करता है? जब आप कोई पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत लेते हैं, कि कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी आप विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम यानी मैरिड वीमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। आपका जो प्रस्ताव पत्र होता है उसमें एक कॉलम होता है, उसको टिक करेंगे और जो उसकी फॉर्मेलिटी है फॉर्म भर के आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी को MWP एक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया, मैरिड वीमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के सेक्शन 6 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत ली जा सकती है। और जब आप MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो पॉलिसी है वो एक ट्रस्ट बन जाता है। अब हमें यह समझना जरूरी है कि क्यों हमारी पॉलिसी का कोई कोर्ट अटैच नहीं कर सकती है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर हमारे फैमिली डिस्प्यूट है तो कोई रिलेटिव्स उस पर दावा नहीं कर सकता है, या फिर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जिससे हमने लोन लिया हुआ है, लेनदार, वो भी उस पर कोई किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते उस पैसे पे। आखिर ये प्रोविजन क्या है? तो जब हम MWP एक्ट के अंतर्गत कोई पॉलिसी लेते हैं मित्रों, तो हमारा वो जीवन बीमा पॉलिसी एक ट्रस्ट बन जाता है। और आप जानते हैं ट्रस्ट का जो रूल है, जब कोई ट्रस्ट बनता है तो आपको एक ट्रस्टी रखना होता है और बेनिफिशियरी रखना होता है। वो जो ट्रस्टी हैं उनका रोल है कि उस पैसे के वो संरक्षक होते हैं। अब जो पैसा, जो बेनिफिट उस
जीवन बीमा पॉलिसी में मिलता है उस बेनिफिट को बेनिफिशियरी के लिए यूज करना उनका एक ये उनकी भूमिका होती है। तो जब आप MWP एक्ट के अंतर्गत मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपका वो जीवन बीमा पॉलिसी भी एक ट्रस्ट बन जाता है। और अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये ट्रस्ट बना तो ट्रस्टी हम किन्हें रख सकते हैं। ये अगर आप कोई इंश्योरेंस का एग्जाम देंगे तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि MWP एक्ट के अंतर्गत ली गई जीवन बीमा पॉलिसी में आप ट्रस्टी किन्हें बना सकते हैं। तो मित्रों, ट्रस्टी आप अपनी वाइफ को बना सकते हैं या अपने किसी बच्चे को बना सकते हैं। अगर वो बच्चा 18 वर्ष का हो गया है तो वो भी ट्रस्टी बन सकता है। और ट्रस्टी का रोल है जो भी बेनिफिट, जो भी इंटरेस्ट उस जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त होता है उसे प्रॉपर वे में बेनिफिशियरी के लिए एडमिनिस्टर करना, उसके लिए मैनेज करना, ये एक ट्रस्टी का रोल होता है। आप ट्रस्ट, इस शब्द से क्लियर है, ट्रस्ट मतलब विश्वास, और ट्रस्टी जिन्हें आप बनाते हैं उस पर आप ये भरोसा आप पूरी तरीके से करते हैं कि ये इस पैसे का इस्तेमाल बेनिफिशियरी के लिए किया जाएगा। तो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि आप मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत कोई पॉलिसी लेते हैं तो आप बेनिफिशियरी किन्हें बनाएंगे। तो मित्रों, बेनिफिशियरी आप अपनी पत्नी को बना सकते हैं, अपने बच्चे को बना सकते हैं, या पत्नी और बच्चा दोनों मिलकर के बेनिफिशियरी हो सकते हैं, या फिर पत्नी या एक से अधिक भी बच्चे हैं तो सारे बच्चे मिलकर के भी, एक से अधिक बच्चे भी उसमें बेनिफिशियरी में शामिल हो सकते हैं, और पत्नी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक विवाहित महिला जो होती हैं उनके बच्चे होते हैं और उसका बेनिफिट उनके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो अगर आप मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपका जीवन बीमा पॉलिसी एक ट्रस्ट बन जाता है। और आप ट्रस्टी आप किन्हें रख सकते हैं? ट्रस्टी हम अपनी वाइफ को या कोई बालिग बच्चा है उन्हें रख सकते हैं। और बेनिफिशियरी जो है, बेनिफिशियरी हम अपने वाइफ को या एक बच्चे को या एक से अधिक बच्चे को या वाइफ और बच्चों को मिला के हम बेनिफिशियरी रख सकते हैं। जो ट्रस्टी हैं उनका जो रोल है वो ये है कि उस पैसे का जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स या हमारे मृत्यु के बाद जो मृत्यु दावा मिलता है उसे बेनिफिशियरी के लिए एडमिनिस्टर करना, उसके लिए मैनेज करना, उस पैसे को उनके हित में, उनके वेलफेयर में उस पैसे को इन्वेस्ट करना। तो ये जो मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट है इसके अंतर्गत यदि हम पॉलिसी लेते समय है कि हमें ये इस चीज का डिसीजन लेना पड़ता है। यदि हम प्रस्ताव पत्र में जो कॉलम है उसमें मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट को टिक करते हैं और इसके अंदर अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, इसकी सारी फॉर्मेलिटी हमें पॉलिसी लेते समय ही पूरा करना होता है। तो ये जो ट्रस्ट बन गया आपकी संपत्ति, तो इस संपत्ति पर आपको ये ध्यान रखना होता है, इस संपत्ति पर किसी का हक नहीं है। आपने जब मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी ली तो इस पॉलिसी पर सिर्फ आपके वाइफ और आपके बच्चों का ही अधिकार है, क्योंकि ट्रस्टी भी आपके वाइफ या बच्चे हैं और बेनिफिशियरी भी आपके वाइफ और बच्चे हैं। तो कोई भी लेनदार, कोई भी क्रेडिटर्स या कोई भी रिलेटिव्स, अगर फैमिली डिस्प्यूट आपके यहाँ चल रहा है या कोई कोर्ट, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे इस पैसे को अटैच नहीं कर सकता है। और यहां तक कि ये आपका खुद का भी इस पॉलिसी से कंट्रोल खत्म हो जाता है। मित्रों, MWP एक्ट के अंतर्गत, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत यदि आपने पॉलिसी किया तो आपका खुद का भी जो कंट्रोल होता है, खुद का भी जो स्वामित्व होता है इस पॉलिसी से खत्म हो जाता है। आप खुद भी इस पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इस पॉलिसी का, क्योंकि इस पॉलिसी का सरेंडर नहीं होता है। इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते, असाइनमेंट नहीं होता है। और जो MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी ली गई है उसमें नॉमिनेशन भी नहीं होता है मित्रों। तो इस तरह से ये पॉलिसी पूरे तरीके से इस पॉलिसी का जो MWP एक्ट
का मुख्य उद्देश्य होता है एक विवाहित महिला के भविष्य को और उनके बच्चों के भविष्य को, अगर माइनर चाइल्ड हैं या फिर जो भी बच्चे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करना। अगर यहाँ तक कि अगर डाइवोर्स भी हो जाता है, उसके पति छोड़कर चले भी जाते हैं, फिर भी इस पॉलिसी का जो अधिकार है वो उनकी पत्नी और बच्चे के लिए ही रहता है। उसमें कोई परिवर्तन वो खुद जो बीमा धारक है या बीमित व्यक्ति है, जिस पति ने उस पॉलिसी को MWP एक्ट के अंतर्गत लिया था, वो खुद भी चाह रहा है कि नहीं इस पॉलिसी को मैं ट्रांसफर करके अपनी जो अगर उसकी दूसरी शादी होती है तो अपनी दूसरी पत्नी के नाम कर दें, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता। जिस MWP एक्ट के अंतर्गत ली गई पॉलिसी सिर्फ जिस पत्नी और बच्चे के लिए लिया गया है उन्हीं के भविष्य में के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। वो खुद भी पॉलिसी होल्डर का कंट्रोल इस पॉलिसी से खत्म हो जाता है, इस पॉलिसी का सरेंडर नहीं होता है, कि कोई नॉमिनेशन इस पॉलिसी में नहीं किया जा सकता है, इस पॉलिसी को आप असाइनमेंट भी नहीं होता है। अगर MWP एक्ट के अंतर्गत आप पॉलिसी लिए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके सुरक्षित करता है महिला और उनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और हमें ये जो MWP एक्ट है, मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी एक्ट, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, इसके माध्यम से हम अपनी पॉलिसी, अगर जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो अपनी पत्नी और बच्चे के भविष्य को एक बहुत ही एक सुनिश्चित तरीके से आर्थिक सुरक्षा देते हैं मित्रों। क्योंकि यदि हम आम तौर पे जो पॉलिसी लेते हैं, नॉमिनी अपनी पत्नी को बना के हमें ये लगता है कि हमने एक अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उनके भविष्य को सुरक्षित किया है, लेकिन नॉमिनी हम कभी भी चेंज कर सकते हैं मित्रों, या फिर हम उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, या फिर कोई हमारा डेथ हुआ और कोई लोन हमारे ऊपर है बैंक का या किसी व्यक्ति का लोन है, तो उस पैसे को अगर हमने MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी नहीं लिया है, सिंपल नॉमिनी बनाया है, तो उस पैसे को जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो अटैच कर सकते हैं, कोर्ट अटैच कर सकता है, फैमिली डिस्प्यूट है तो हमारे रिलेटिव्स उस पैसे पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी लेते हैं तो वो सिर्फ मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो विवाहित महिला और उनके बच्चे को भविष्य को एक कंप्लीट प्रोटेक्शन देने के लिए बना है ये एक्ट। इसलिए उस पैसे पर कोई किसी भी कोर्ट का अटैचमेंट लागू नहीं होता है, उसका जब्ती कुर्की नहीं होता है मित्रों। तो इसलिए हम ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। और यूँ तो हम अपनी पॉलिसी का असाइनमेंट करके भी अपनी पॉलिसी का अधिकार अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट से भी आपका पॉलिसी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुआ, क्योंकि आपके जो असाइनी हैं वो उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, उस पॉलिसी को फिर से रीअसाइन कर सकते हैं। सारा अधिकार सिर्फ आपके हाथ से उनके हाथ में ट्रांसफर हो गया, लेकिन आपके असाइनी जैसे चाहे उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या उसका रीअसाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पॉलिसी अगर आपने MWP एक्ट के अंतर्गत लिया है तो कोई भी व्यक्ति जो है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं ला सकता है। उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपके वाइफ और आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए और नॉमिनेशन और असाइनमेंट के बारे में आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप निश्चित रूप से नॉमिनेशन और असाइनमेंट को भी समझ सकते हैं आप उस वीडियो को देखकर। लेकिन अगर आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में अपनी पत्नी और बच्चों को कंप्लीट एक आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को मिले और इस संपत्ति को आप अपने क्रेडिटर्स से, अपने रिलेटिव्स से और जुडिशियरी के डिस्प्यूट से, कोर्ट के डिस्प्यूट से या इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी आपके ऊपर है, किसी तरह की लायबिलिटी से ये आपका पैसा फ्री होगा। मित्रों, MWP एक्ट के अंतर्गत जो पॉलिसी आपने लिया है, यदि दावा के समय कोई भी न्यासी यानी कि कोई भी ट्रस्टी आपकी पॉलिसी में नहीं है, हो सकता है आपने ट्रस्टी नहीं बनाया या ट्रस्टी की मृत्यु हो गई दावा उत्पन्न होने से पहले, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के जो ऑफिशियल ट्रस्टी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्रस्टी उस पॉलिसी में ट्रस्टी का रोल प्ले करेंगे। यानी कि जिस स्टेट में आपने पॉलिसी ली थी, जिस इंश्योरर का कार्यालय जिस स्टेट में है, उस स्टेट का ऑफिशियल ट्रस्टी आपके पॉलिसी में ट्रस्टी का रोल प्ले करेगा। यदि जिस समय दावा उत्पन्न हुआ है उस समय कोई ट्रस्टी आपकी पॉलिसी के अंतर्गत ना हो तो, और जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा मैं कर देता हूं। यदि आप इंश्योरेंस से रिलेटेड या कोई भी फाइनेंशियल
सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो MWP एक्ट के ऊपर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस धारा में MWP एक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्रोविजन है। जीवन बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप MWP एक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। इसका जिक्र किस धारा में है? तो MWP एक्ट 1874 के सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट 1874 में इस बात का प्रोविजन है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसके अंतर्गत, MWP एक्ट के अंतर्गत विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत ले सकते हैं। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, दूसरा प्रश्न हो सकता है, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत एक जीवन बीमा पॉलिसी लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक विवाहित महिला और उसकी, खासकर उसकी जो माइनर चाइल्ड है या माइनर किड्स हैं, माइनर चिल्ड्रन हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना, उनको एक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है, ताकि क्रेडिटर्स या कोई रिलेटिव्स या कोई कोर्ट उनके प्रॉपर्टी को अटैच ना कर पाए। यदि उनके हस्बैंड का कोई लोन वगैरह है तो फिर भी उसका बेनिफिट उनके बच्चों को, उनके वाइफ को उनके मिले। इसके लिए ये प्रोविजन इस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो MWP एक्ट का है वो है कि बच्चों को, जो माइनर चिल्ड्रन हैं और उनकी वाइफ को का भविष्य जो है उसको एक आर्थिक सुरक्षा मिले। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो MWP एक्ट के अंतर्गत एक जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो क्या ये पॉलिसी एक ट्रस्ट बन जाता है? तो आप ट्रस्टी किन्हें बना सकते हैं? तो ट्रस्टी आप अपनी वाइफ को बना सकते हैं, या कोई मेजर बच्चे हैं आपके जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है तो उन्हें आप ट्रस्टी बना सकते हैं। और ट्रस्टी जो है, पैसे को कोई दावा उत्पन्न होता है तो पैसा ट्रस्टी को मिलेगा, लेकिन ट्रस्टी उस पैसे को बेनिफिशियरी के लिए यूज करते हैं। वो एक संरक्षक हुए, वो उस पैसे के मालिक नहीं हुए। भले ही MWP एक्ट के अंतर्गत जो दावा मिलता है वो ट्रस्टी को मिलेगा, लेकिन उस पैसे का इन्वेस्ट बेनिफिशियरी के वेलफेयर के लिए, उनके फायदे के लिए करना है। ये जो ट्रस्टी है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ट्रस्टी कौन हो सकता है? वो उनकी पत्नी हो सकती है, या उनका कोई बालिग बच्चा अगर है जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो भी हो सकते हैं। और बेनिफिशियरी आपसे पूछा जा सकता है MWP एक्ट के अंतर्गत जो आपने पॉलिसी दी उसमें बेनिफिशियरी कौन होंगे? तो बेनिफिशियरी मित्रों एक या एक से अधिक लोग हो सकते हैं, यानी पत्नी हो सकती है, सिर्फ पत्नी हो सकती है, कोई एक बच्चा हो सकता है, पत्नी और बच्चा दोनों हो सकते हैं, और पत्नी और जो एक से अधिक बच्चे हैं वो मिल करके सब लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यदि आपने एक पॉलिसी, एक जीवन बीमा पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत लिया और 50 लाख रुपए का मृत्यु दावा आपके वाइफ को, आपके बच्चों को मिला है, और आपने अपने जीवन काल में एक व्यक्ति से, एक रमेश नाम के व्यक्ति से 30 लाख रुपए का ऋण लिया हुआ था, क्या रमेश उस पैसे पे दावा कर सकता है? क्या वो आपके बच्चे, आपके पत्नी से उस बीमा की रकम से उस पैसे का डिमांड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये जो MWP एक्ट के अंतर्गत जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है वो क्रेडिटर्स के अप्रोच से परे होता है, उस पर क्रेडिटर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। और यदि कोई आपका फैमिली डिस्प्यूट भी है, कोई आपके रिलेटिव्स भी इस मैटर को, इस आपका सारा अकाउंट को सीज कर सकते हैं, सब आपके सारे प्रॉपर्टी को वो जब्ती कुर्की कर सकते हैं, पर कोई रिलेटिव, कोई कोर्ट आपके MWP एक्ट के अंतर्गत जो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो आपके बेनिफिशियरी को मिला है, या फिर जो मृत्यु दावा मिलता है, किसी को भी वो आपके कोर्ट अटैच नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स की भी अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो उसे वो नहीं ले सकता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि यदि आपने एक पॉलिसी ली है MWP एक्ट के अंतर्गत जीवन बीमा, और आपके जो ट्रस्टी हैं वो ट्रस्टी दावा उत्पन्न होते समय वो ट्रस्टी नहीं है, तो ट्रस्टी का रोल कौन करेंगे? तो ट्रस्टी का रोल स्टेट गवर्नमेंट के, यानी राज्य सरकार के ऑफिशियल ट्रस्टी जो हैं वो इसका रोल करेंगे। इस तरह की प्रश्न पूछी जा सकती है। और ये जो इस तरह की पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत जो पॉलिसी ली जाती है, मैरिड वीमेंस प्रॉपर्टी एक्ट में, उसका सरेंडर नहीं होता
होता है, उसका उसमें नॉमिनेशन नहीं होता है, उसका असाइनमेंट नहीं होता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है क्या जो खुद जो पॉलिसी होल्डर थे, जिन्होंने खुद अपने लिए पॉलिसी कराया था, खुद प्रीमियम दे रहे हैं, क्या उनका अधिकार उस पॉलिसी पर रहता है? नहीं, वो उनका खुद का भी अधिकार खत्म हो जाता है। वो किसी तरह का परिवर्तन उस पॉलिसी में नहीं कर सकते हैं, नॉमिनी किसी दूसरे को नहीं बना सकते हैं, या फिर इसे रद्द भी नहीं कर सकते हैं एमडब्ल्यूपी एक्ट को। तो इस तरह से इसमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि बेनिफिट जो है सारा वाइफ और उनके बच्चे को मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को सुनकर जरूर आपको लाभ हुआ होगा। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।